हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जब कनाडा आप आते हैं, चाहे आप एज अ स्टूडेंट आएँ, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आएँ, चाहे आप वर्क परमिट के तौर पे आएँ, क्योंकि ये तीन कैटेगरीज हैं यूजुअली जो अपने इंडियन लोग वहाँ से आते हैं, इन्हीं तीन कैटेगरीज में आते हैं। तो कुछ तैयारी करके आएँ। तो जो आपने तैयारी करनी है उसके कुछ मैं पॉइंट्स बताने लगा हूँ जो हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। जब आप कनाडा आते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है दिमाग में कि भाई थोड़ा सा कभी डर भी होता है कि यार नई कंट्री जा रहे हैं, कैसे आके वहाँ पे रहेंगे या कैसे हमको कोई संभालेगा। तो ये इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन और सेफ कंट्री है। पहली चीज़ तो ये है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, आपको जो चाहिए, आपको रहने का घर चाहिए या आपको खाने के लिए सामान चाहिए, तो आपकी सबसे पहली तैयारी होनी चाहिए कि रेंट और ग्रोसरी कह देते हैं यहाँ पे जो हम खाने पीने का सामान लाते हैं। तो कई जगहों पे, जैसे ओंटारियो जैसा प्रोविंस है, वहाँ पे कई जगह पे फर्स्ट एंड लास्ट किराया लिया जाता है, जो कि 2 महीने का किराया बनता है बेसिकली। और आपको 2 महीने का किराया एडवांस में देना होता है, फिर आप मंथ बाई मंथ देते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे जो लीज़ कह देते हैं, एग्रीमेंट होता है 1 साल का या 2 साल का, कि आप कितने टाइम के लिए अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर उसकी तैयारी करके आएँ कि आपका बजट में आपका पता हो कि आपने इतना रेंट देना है और इतना आपने ग्रोसरी के ऊपर खर्च करना है। जो इनिशियल ग्रोसरी होती है, जो आप पहली बार खरीदते हो, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर वीकली बेसिस पे आपके अमाउंट कम होते जाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि अब कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। अगर आप मान लीजिए टोरंटो जैसी जगह में आ रहे हैं तो वहाँ का वेदर डिफरेंट होगा। अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं, वहाँ का वेदर डिफरेंट होगा। और अगर कहीं आप आ रहे हैं, जैसे हमारा शहर है एडमंटन, या हमारे शहर के नीचे है कैलगरी, या हमारे जो पड़ोसी प्रोविंस हैं उनमें अगर आप रजाइना जैसी जगह आ रहे हैं, सस्केटून जैसी जगह आ रहे हैं, या विनीपेग जैसी जगह आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। अगर टोरंटो में टेम्परेचर -20 होता है ठंड में, तो अल्बर्टा के अंदर एडमंटन और कैलगरी में कई बार उस दौरान -40 तक होता है टेम्परेचर, या कई बार -45 तक होता है। तो जब आप यहाँ पे नए आने लगे हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन कनाडा के डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग है। अगर आप टोरंटो जैसी जगह पर आते हो, तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का लेवल जो है वो बड़ा अच्छा मिलता है। जैसे वहाँ पे बसेस हैं, आपकी जो सबवे ट्रेन्स कह देते हैं, वो बड़ी अच्छी उनकी ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वेयरएज़ अगर आप एडमंटन जैसी जगह में आते हैं, तो यहाँ पे जो बस सर्विस है वो टोरंटो जितनी अच्छी नहीं है। वो लगभग आपको आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद बसेस मिलती हैं, और कई जगहों पर तो वो आधे आधे घंटे बाद चलती होती हैं। तो इस चीज़ की प्लानिंग ज़रूर करके आएँ, क्योंकि जब आपने यहाँ पे चाहे पढ़ाई करनी है या स्टार्टिंग में जॉब सर्च करनी है या आपको कहीं जाना है, तो स्टार्टिंग में कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बसेस हैं। अगर आप आ रहे हो वैंकूवर जैसे शहर में, तो वहाँ पे तो सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वो स्काई ट्रेन चलती है वहाँ पे, और साथ में बसेस चलती हैं। तो आपको वहाँ पे कंपास कार्ड्स होते हैं, जिसमें आप एक बार पैसे लोड करवा लेते हो, और उसके बाद चाहे आप स्काई ट्रेन में जाओ, चाहे आप बस पकड़ के जाओ, आपने एक बार कार्ड टैप कर दिया, सो आपका उस हिसाब से फेयर उसमें से कट जाता है। उन्होंने टैप मशीन्स लगा रखी होती हैं। और अगर आप क्या कहते हैं इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते, आप स्टार्टिंग में ऊबर यूज़ करना चाहते हैं, तो ऊबर की फैसिलिटी भी होती है यहाँ पे, या टैक्सीज़ होती हैं। उनका एक स्टार्टिंग फेयर होता है, उसके बाद आपने जिस जगह जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेस्टिनेशन पे, उसके हिसाब से आपका वो किराया चार्ज कर लेते हैं। एक चीज़ जो और आपको पता होनी चाहिए कनाडा आने से पहले, कि यहाँ पे 6 टाइम जोन्स हैं। यहाँ पर अलग शहरों में अलग टाइम होता है। इसका मतलब सिंपल सा हिंदी भाषा में ये है, अगर आप टोरंटो जैसी जगह, आपका कोई रिश्तेदार आया है पढ़ने के लिए और आप आ गए हो एडमंटन में, तो दोनों का टाइम अलग है। मान लीजिए टोरंटो में शाम के 6 बजे हैं, तो उस टाइम एडमंटन में या कैलगरी में दोनों जगह पे 4 बजे होंगे शाम के। 2 घंटे टोरंटो आगे चल रहा होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यही अगर आप वैंकूवर में आए हैं और आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त टोरंटो में रहता है, तो वहाँ 3 घंटे का फ़र्क है। टोरंटो में जब शाम के 6 बजे होंगे, तो वैंकूवर में वो दोपहर के 3 बजे होते हैं। यहाँ जब कनाडा में आप आते हो नए नए, तो यहाँ पे आपको मनी के लिए आप स्टार्टिंग में कुछ पैसे लेकर आते हो।
कनाडा में जो करेंसी है वो प्लास्टिक की, अगर आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, तो अगर आप इसको मोड़ना तोड़ना चाहो तो ये फटती ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग कैश यूज़ करते हैं, और कैश ना यूज़ करने का कारण ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर शॉपिंग करते हैं या बिल्स पे करते हैं, जो कि आपको बैंक देता है जब आप बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं। उसके अलावा आप जब यहाँ कनाडा आ रहे हो, एक तैयारी और कीजिए। अगर आपकी कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इशू है या कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, तो वो ज़रूर लेकर आओ, और अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, एटलीस्ट आपके पास स्टार्टिंग में हो। अगर नहीं है तो आने के बाद ज़रूर डॉक्टर का पता करो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत डिफरेंट है जो कि आपको सबको हैरान कर सकती है, कि एंटीबायोटिक्स जैसे इंडिया में बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाते हो, भैया मेरा सिर दर्द हो रहा, ज़रा दवाई दे दो, वो आपको दे देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल भी नहीं मिलेगी किसी फार्मेसी से। हम इंडिया में केमिस्ट शॉप कह देते हैं, यहाँ पे फार्मेसी कहते हैं, आपको किसी फार्मेसी से नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है तो आप उसके बारे में सोच के प्लानिंग करके, या कोई एंटीबायोटिक है तो उसके बारे में आप यहाँ पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लो, और उसके बाद में जाके फार्मेसी से अपनी दवाई लो। काफ़ी लोग जब यहाँ आते हैं तो अपनी ना अच्छी से अच्छी शर्टें, अच्छी से अच्छी जीन्स पैंट्स, कोट पैंट वगैरह कुछ लेकर आते हैं साथ में, कनाडा के लिए तैयारी करके आते हैं कि हम नए कंट्री में जा रहे हैं, हमारे पास कपड़े अच्छे होने चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो मैंने रह के सीखा है, कैनेडियंस बड़े ही हम्बल लोग हैं, और कोई ज़्यादा बनने ठनने का इतना ज़्यादा यहाँ पे दिखावा नहीं होता है। तो आप जो भी कपड़े अपने रूटीन में पहनते हो, आप उस तरह की लेकर आओ। कॉटन की हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है तो नीचे कॉटन की टी शर्ट्स या शर्ट्स जो हैं वो उस तरह की चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। अब कपड़ों से बात चलिए तो एक चीज़ और होती है, जब यहाँ पर कोई वेदर आने वाला होता है, जैसा मान लीजिए गर्मी आने वाली है, तो उसके कपड़े जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है, उससे पहले ही आपको दिखने शुरू हो जाते हैं मॉल्स में, स्टोर्स के ऊपर, ताकि आप उसकी शॉपिंग कर सकें। सेम वे जब सर्दी आने वाली होती है, तो सर्दी के कपड़े एक सीज़न पहले आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि या कनाडा में आप आए हो तो ये नहीं कि आप सर्दी में आए तो सर्दी के कपड़े आपको राइट वे मिल जाएंगे। हो सकता है आपको उस टाइम थोड़ी मुश्किल आए, या गर्मी में आए हो तो वो तो चलो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन सर्दी के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, ताकि आपके पास जूते, ग्लव्स, आपकी जैकेट्स, टोपियाँ अच्छी क्वालिटी की हों, क्योंकि यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो कई इंडिया के गर्म कपड़े जो हैं वो यहाँ पे काम नहीं आ पाते। आप देख रहे हो कि मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है, और वो हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जब मैं नया नया आया था मेरे लिए भी नई चीज़ थी। जैसे इंडिया में हम उस टाइम कोको कोला की बॉटल लेते थे, 55 रुपीज़ की होती थी, और हर जगह हर दुकान पे 55 रुपीज़ की होती थी। कनाडा में ये चीज़ बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है कि यहाँ पे हर स्टोर पे कोई चीज़ का रेट जो होता है सेम नहीं होता। मान लो एक स्टोर कोई चीज़ $5 की बेच रहा है, तो दूसरा स्टोर हो सकता है वही $7 की बेच रहा हो, या तीसरा स्टोर हो सकता है $6 की बेच रहा हो, कोई दो और कोई चौथा स्टोर हो तो वो $8 की बेच रहा हो। यहाँ पे जो लॉ है वो हर स्टोर को अपने मुताबिक प्राइस पे बेचने की इजाज़त देता है। एक और चीज़ जो मेरे लिए नई थी, आज तक चले जा रही है, वो ये है कि जब आप कोई चीज़ का प्राइस देखते हैं, तो वो प्राइस उसका फाइनल प्राइस नहीं होता, उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। मतलब मान लो आप गए वहाँ पे, आपने कहा भी मैंने जूते खरीदने हैं, और जूते खरीदने के लिए आपने देखा प्राइस इसका $100 है। तो जब आप बिल कटवाने जाओगे उसका पे करके, तो $100 के ऊपर टैक्स लग के वो हो सकता है $105 या $107 बन जाए। इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कनाडा आने से पहले कि यहाँ पे ऐसा होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखेगा यहाँ पे कि जो पेप्सी है, पेप्सी के साथ में एक रिसाइक्लिंग फ़ी लगी हुई है, और साथ में टैक्सेस लगे हुए हैं। इसी के बारे में बता रहा था मैं आपको। और जब आप कनाडा आते हो, आपके पास में अगर आपका स्मार्टफ़ोन है, तो वाईफ़ाई यहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टोर पे, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, चाहे वो स्टारबक्स है, चाहे वो टिम हॉर्टन्स है, चाहे वो वॉलमार्ट है, चाहे वो सुपर स्टोर है, आप जिस जगह जाते हो आपको फ्री वाईफ़ाई मिल जाता है। ये नहीं है कि आप सोचो कि यार मेरे को वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलेगा तो मेरा कैसे काम चलेगा, मेरा डेटा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लगभग हर स्टोर पे फ्री वाईफ़ाई होता है। कहीं न कहीं उन्होंने बोर्ड लगाया होता है कि ये हमारा वाईफ़ाई पासवर्ड है, ताकि आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके अगर आपने किसी को कॉल करनी है या कोई ईमेल करनी है, मैसेज करना है, तो इनिशियली आपको उस चीज़ की स्ट्रगल में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है।
जब आदमी इनिशियल स्टेजेस में होता है तो यहाँ पे लगभग हर शहर में यानी कि सिटी और टाउन में कोई ना कोई कम्युनिटी सेंटर होता है या न्यू कमर वेलकम सेंटर्स होते हैं। वहाँ पर आप जब जाते हैं, अपना बताते हैं कि मैं इस परमिट पे आया हूँ या परमानेंट रेजिडेंट आया हूँ, तो आपको कोई इनिशियली पेपर्स फोटोकॉपी करने हैं, आपने कोई ईमेल्स भेजनी है, तो वहाँ पे आपको वाईफाई या कंप्यूटर लगा हुआ होता है। जिनके पास फ़ोन्स नहीं है तो वो वहाँ पे कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी कनाडा में लगभग हर शहर में, हर टाउन में गवर्नमेंट की ओर से दी गई है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से वो चीज़ें चल रही होती हैं, जो हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक लैंग्वेज वाले आदमी के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ आती है ड्राइवर लाइसेंस। ड्राइवर लाइसेंस के लिए यहाँ पे आप जब आते हैं नए-नए, अलग-अलग प्रोविंसेस में अलग-अलग रूल्स हैं कि आप किसी प्रोविंस में अपना इंडियन लाइसेंस पर 3 महीने कार चला सकते हो इनिशियली, या कुछ प्रोविंसेस में आप 6 मंथ्स के लिए कार चला सकते हो। वो आप ज़रूर चेक करके आओ कि मैं कितने टाइम के लिए एलिजिबल हूँ वहाँ पे अपने इंडियन लाइसेंस पे कार चलाने के लिए। लेकिन एक काम की बात ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे सड़कें, इनके रोड साइन्स, इनके लॉज़ अलग हैं, तो आके जब आप आते हो, ज़रूर पता करो कि जितनी जल्दी आप लाइसेंस सेफ़ली अपना लेके कार चला सको, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ब यहाँ कनाडा आने से पहले थोड़ी रिसर्च करके आओ। कई जगहों पे ये ड्राइवर्स लाइसेंस का प्रूफ़ माँगते हैं, जो कि आपको निकलवा के लाना होता है, और अगर वो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो उसको आपको नोटराइज़्ड कॉपी देनी होती है। अब इसी मुद्दे पे एक और चीज़ बताऊँगा। कई लोग जो इंडिया में पैदा हुए होते हैं, उनका बर्थ सर्टिफ़िकेट हिंदी में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में होता है, तो उसकी ट्रांसलेशन ये इंडिया से एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब अगर किसी जगह उसकी ज़रूरत पड़ जाए। उसके लिए यहाँ पे अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स होते हैं, आपको सिर्फ़ उन्हीं से ट्रांसलेट कराना होता है, और ये लगभग हर लैंग्वेज के लिए होता है। तो मान लीजिए आप पंजाबी लैंग्वेज बोलते हो या गुजराती लैंग्वेज बोलते हो, तो उसके अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स लगभग हर सिटी में होते हैं। आप अपना इंडिया वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो और वहाँ पे वो उसको देख के, पढ़ के, अपनी स्टैम्प लगा के आपको ट्रांसलेट करके देते हैं। वो कॉपीज़ एक्सेप्ट होती हैं, जहाँ पे आपको सबमिट करनी होती हैं। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज थोड़ी बहुत ही दी है कि कनाडा आने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो या आपके दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हेल्पफुल हो, जो कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।